हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के मिड टर्म एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये 100% ऑफिशियल आंसर की, जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जेन्युइन आंसर। यहाँ से आप अपने नंबर का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिए गए कोड से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, चीन में खेती का निजीकरण, चीन द्वारा खुले द्वार की नीति को अपनाना, चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति करना। तो अगर यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, तो सबसे पहले आया था चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति की गई थी 1970 के दशक में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी 1978 में। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, चीन ने में खेती का निजीकरण कब किया गया था? 1982 में चीन में खेती का निजीकरण किया गया था। और विश्व व्यापार में चीन का जो प्रवेश था वो 2001 में हुआ था, यानी WTO का सदस्य जो है चीन 2001 में बना था। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन से दिया गया है। तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। बिल्कुल दिया, बिल्कुल सही है। अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी। तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। और दूसरा, अमेरिका अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी। तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के साथ साथ जो है पूर्वी यूरोप के देशों की मदद करी थी। तो सही कथन है, ठीक है ना, ए। इसी प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बिल्कुल है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो कथन ए और बी, आर और दोनों सही है। कथन ए और आर सही है, कथन और आर सही है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? तो भारत और चीन के संबंध में वो कथन, कौन सा कथन सही नहीं? तो पहला, भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय था। बिल्कुल। भारत और चीन में व्यापारिक संबंध हैं, बिल्कुल हैं। भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, बिल्कुल हैं। और भारत और चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं, तो केवल भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली, जबकि चीन में क्या है? तो चीन में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। चीन में अगर हम बात करें एकात्मक राज्य शासन व्यवस्था है। तो डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है वह है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला है, वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो वह है विश्व बैंक, सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, सिंपल तरीका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यकाल कितना होता है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 9 वर्ष, यानी ए का 2। तो ए का 2, ठीक है, इधर है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। तो बी का 3, ठीक है, बी का 3। इसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। और सचिवालय का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अब देख सकते हैं, ए का 2, ठीक है, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ए इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किसको है? वह समुद्र तटीय क्षेत्रों को। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए किसी उपयुक्त पद से भरिए। केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के डैश को खतरा हो। तो जीवन के किसको? तो जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा। डी इसका सही उत्तर है। विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी किसकी तरक्की से हुई? तो वह प्रौद्योगिकी, यानी डी सही है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त वो है सुकुमार सेन। ठीक है, जीवी मावलंकर तो वो थे हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा कि भाई आसियान शैली क्या है? ठीक है, बहुत ही, मैं कितनी बार कहा था यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आसियान शैली की बात करें तो आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, सहयोगात्मक व टकराव रहित। ठीक है,
निषेधाधिकार वीटो किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है। तो भाई निषेधाधिकार वीटो मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ से सहमत हैं तो आप वीटो कर सकते हैं। और इस सुरक्षा परिषद में उन सदस्यों को प्राप्त जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। मानवाधिकारों के किन्हीं 2 प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मानवाधिकार की अगर बात करें कि प्राकृतिक आचरण करने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सब क्या मानवाधिकार है। जल युद्ध से आप क्या समझते हो, जल युद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक जल युद्ध हुआ था कहाँ पर, कोचाम्बा की जल में। जी हाँ, कोचाम्बा में कोचाम्बा में भी एक जल युद्ध हुआ था, क्योंकि टैरिफ में वृद्धि हो गई थी और उपयोगिताओं को निजीकरण के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे बोलोविया के जल युद्ध के रूप में जाना जाता है। और अगर हम सिंपल जल युद्ध की बात करें तो जल की जो बढ़ती मांग है एवं उसका असमान वितरण जल दुर्लभता का सबसे बड़ा कारण बना जाता है और इसी से ही जल युद्ध हो सकता है। अगला है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। तो वैश्वीकरण से क्या है, वैश्वीकरण मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण क्या एक बहुआयामी प्रक्रिया, इसमें वस्तु, सेवा, श्रम और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है। प्रत्येक देश के किसी भी देश में आसानी से आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और जो है रह सकते हैं। सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी। तो सबसे पहले जो साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी वह है केरल। ये केरल दुनिया की पहली सरकार साम्यवादी तरीके से जो चुनी गई थी 1957 में। केरल दुनिया की पहली साम्यवादी दल की सरकार जो लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर चुनी गई थी वह है केरल 1957। MS नबूदरीपाद के नेतृत्व में, जी हाँ, MS नबूदरीपाद के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। ठीक, भाजपा, जी हाँ, भाजपा, ठीक है। 1957 भारत केरल पहली सरकार है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए, ठीक है, कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं, वर्णन कीजिए। तो सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जो कौन से मानदंड जो निर्धारित किए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक प्रमुख सैन्य शक्ति। आपको क्या रखना है, एक प्रमुख सैन्य शक्ति। दूसरी, बड़ी आर्थिक ताकत। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक प्रमुख योगदानकर्ता। विश्व शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता, है ना, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये सभी जो है मानदंड है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है शक्ति संतुलन क्या है, किसी देश को इसे कायम करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो शक्ति संतुलन क्या होता है, विभिन्न राज्यों की शक्ति 2 पक्षों में लगभग समान रूप से बढ़ती रहे और कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो या इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे देश पर हमला कर सके, इसे कहते हैं शक्ति संतुलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया अथवा में पूछा अगला क्वेश्चन है कि भाई सोवियत प्रणाली की असफलता के किन्हीं 4, ठीक है, कारणों का वर्णन कीजिए। सोवियत प्रणाली की असफलता के 4 कारण। तो देखो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, सोवियत प्रणाली से तो बहुत सारे भर के क्वेश्चन आए। तो अगर सोवियत प्रणाली की जो असफलता के 4 कारण बात करें तो देखिए, पहला क्या है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का सत्तावादी होना पहला कारण माना गया। दूसरा, राजनीतिक आर्थिक जो संस्थाएं तो आंतरिक कसौटी हथियारों की होड़ में शामिल होना। सोवियत संघ के लगभग सभी संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। और दूसरा है, चौथा है वह है रूस का 15 गणराज्यों में विघटन यानी जो बटा होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है सोवियत संघ के असफलता या सोवियत संघ की प्रणाली की असफल होने की वजह से भी, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, इस मॉडल को किस देश में निर्देशित किया गया। तो भाई शॉक थेरेपी क्या है, तो शॉक थेरेपी मतलब होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुए देशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रभाव के अंतर्गत समाजवादी और जो अर्थव्यवस्था से लोकतांत्रिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संक्रमण को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहा जाता है। इस मॉडल को किसने देश में निर्देशित किया गया, तो भाई अमेरिका द्वारा पूर्वी यूरोपीय देशों में इसको क्या है निर्देशित किया गया था। फिर में इसके परिणाम का अगर हम बात करें तो भाई रूसी सहित संघ के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। रूसी मुद्रा रूबल का नाटकीय रूप से जो है अवमूल्यन गिरावट हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है और लोगों की जमा पूंजी भी लूट गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यूरोपीय संगठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे। भाई यूरोपीय संगठन के पीछे कौन से उद्देश्य, तो ये भी मैंने पहले बता रखा है, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा और क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से भी पूछा गया कि भाई यूरोपीय जो संगठन है उसके
जो है उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, उसके हालांकि जो यूरोपीय संघ बनाया गया था उसके पीछे उद्देश्य भी पूछा गया डायरेक्ट। तो अगर हम बात करें तो भाई यूरोपीय संगठन के गठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था यूरोप का एकीकरण। क्या था? यूरोप का एकीकरण एवं यूरोप के अमेरिकी वर्चस्व से बचाना। पहला कारण क्या था? वो था यूरोप का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो भाई यूरोप को अमेरिकी वर्चस्व बचाना, जिससे कि यूरोप की अपनी सशक्त पहचान और विश्व में सत्ता का एक केंद्र बन सके, ठीक है। और बहुत से भी कारण थे। दूसरा, और सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे नए राज्यों उदय हुआ। एक समान विदेशी एवं सुरक्षा नीति और एक मुद्रा के निर्माण की आकांक्षा ने यूरोपीय संगठन में भूमिका भी निभाई थी। इसी बात क्वेश्चन पूछा कि भाई चीन ने शोक थेरेपी पर अमल करने में अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, उपयुक्त कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल भाई, चीन द्वारा जो शोक थेरेपी को नहीं अपनाया गया, बल्कि चीन ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को एक चरणबद्ध तरीके से खोला, चाहे उसका चीन द्वारा ओपन डोर पॉलिसी अपनाना हो, ठीक है। तो इस तरह धीरे धीरे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सभी देशों के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। तो चीन जो है शोक थेरेपी से बचा रहा और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को भी दुनिया के लिए खोला। चरणबद्ध तरीके पहले कृषि, उद्योग, हर प्रकार से उसने विकास किया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर एक गद्यांश आप सभी से पूछा गया है ना, गद्यांश नेपाल के राजा है, तो गद्यांश से आपने उत्तर दिया होगा पढ़कर, ठीक है। ये सर तो यहाँ पर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं सभी से पढ़कर। इसी वजह से कार्टून से संबंधित चित्र पूछा गया है। कार्टून भी बहुत आसान पूछा, हमने पहले बता दिया कार्टून यहाँ से और यहाँ से कार्टून आया है, तो ये सारी चीज़ें आपने तो कर ही ली होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन बड़ा पूछा गया कि भाई सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या था? राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां भी लिख सकते थे आप, ठीक है। संसाधनों का गलत प्रयोग, कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश हो गई थी, ठीक है। और जो है सोवियत संघ का प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध होना, ये सब कारण आप जो है लिख देते और आपको पूरे 6 नंबर यानी एक्सप्लेन करना, सभी पॉइंट को क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना है। यानी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी लेकर एक्सप्लेन करना था आपको। हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना, संसाधनों का गलत प्रयोग करना, पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश हो गई थी, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना था? एक्सप्लेन करना। तो इसको लिख के फिर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की थी? ये तो उसमें से पूछा गया है। तो अगला है पूर्व स्वाम्यवादी देशों के साथ भारत संबंध कैसे मूल्यांकन कीजिए। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो दक्षिण एशिया के देशों के बारे में लिखना था और उसमें चाहे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी बारे में नाम लिखकर आपको दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के बारे में समान चीज़ें लिख देनी थी। इसी प्रकार से पूछेगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष का लंबा दौर चला। तो 20 बार श्रीलंका में जातीय संघर्ष का लंबा दौर चला। श्रीलंका के जो मूल निवासी सिंगली थे और तमिल वासी भी जो है जातीय संघर्ष लगातार जो चलता रहा। लिट्टी की स्थापना की, लिबरेशन और टाइगर्स ऑफ तमिलम, ये कंप्लीट आपको लिख देना था, ठीक है। साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से आप क्या अभिप्राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों की जाती है? स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से आज़ादी के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में किन 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख में चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो ये इतनी आसान, मतलब जो 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन है बहुत ही ईजी पूछे गए हैं और आई होप आप सभी ने इसका सही और सुचारू रूप से उत्तर दिया, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ईजी तरीके से जो है पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे आपका पहले चैप्टर को राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारतीय समय किस प्रकार मिलाया गया? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद की रियासत को मिलाया गया भारत में, क्योंकि हैदराबाद की अधिकांश जनता मुस्लिम थी, लेकिन जो राजा था अधिकांश जनता जो है भारत में शामिल होना चाहती, लेकिन राजा जो है जनता को जो है उनको शामिल होने से मना कर रहा था। राजा द्वारा अपने रजाकार को भेजा गया, वो रजाकार ने जनता पर जुर्म ढाए, है ना, बहुत सारी समस्याएं थी। और उसके अंततः फिर भारत सरकार द्वारा सेना के बल प्रयोग से ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो हमने हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको करना था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।